हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा डिस्कशन है, आज डिस्कस करेंगे अपन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो आखिरकार ऑपरेशन ब्लू स्टार की जरूरत क्यों पड़ी थी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑपरेशन ब्लू स्टार से देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा था। हमारे देश में यानी पंजाब में टेररिज्म किस प्रकार से पनपा था, आतंकवाद किस प्रकार से पनपा था, किस प्रकार से खालिस्तान की मांग एक जोर पकड़ी थी, यानी सिखों के लिए एक अलग देश की मांग किस प्रकार से जोर पकड़ रही थी। और इंदिरा गांधी का पूरा कार्यकाल जो सेकंड या कि देखा जाए जो इमरजेंसी के बाद जो आपातकाल उन्होंने लगाया था, उसके बाद किस प्रकार से उनका कार्यकाल पूरा चला था और किस प्रकार से इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन किया गया था। इंदिरा गांधी की किस प्रकार से डेथ हुई थी, किस प्रकार से उनके ही गार्ड ने उनका एसेसिनेशन किया था, उनके गार्ड ने उन्हें गोली मार करके उनकी मृत्यु की थी। तो इसके बारे में पूरा ये हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें डिस्कशन किया जाएगा। तो हम इसको डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पंजाब सूबे की बात किया जाए, जो पंजाब राज्य था बहुत ज्यादा समृद्ध राज्य कहा जाता था, यानी जो 1970s के टाइम की बात की जाए तो अगर देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से पंजाब एक राज्य था। हालांकि जब विभाजन हुआ था, जब देश का बंटवारा हो रहा था, तो उस टाइम पे थोड़ी कंडीशंस खराब थी, क्योंकि पूर्वी पंजाब और पश्चिम पंजाब के बीच थोड़ा मतभेद था। पश्चिमी पंजाब इट मीन्स पाकिस्तान और पूर्वी पंजाब इट मीन्स हिंदुस्तान। जो पश्चिमी पंजाब थे, यानी पश्चिमी पंजाब में सिख और जो हिंदू रह रहे थे, उन्हें पूर्वी पंजाब आना पड़ा, क्योंकि पश्चिमी पंजाब जो था अब पाकिस्तान बन गया था, यानी एक इस्लाम राज्य बन गया था, एक इस्लाम देश बन गया था। तो अंग्रेजों का कहना था कि अब आप अपने एरिया को छोड़कर, यानी अपने घर और अपनी जमीनों को छोड़ करके आप पूर्वी पंजाब आ जाइए। हालांकि अंग्रेजों ने उन्हें 2 दशक पहले मोटिवेट किया था कि आप जाइए और वहां पर बिकॉज ऑफ सिंचाई के साधन आपको अच्छे हैं, वहां पे जमीन उपजाऊ है, तो आपको वहां पे अच्छी पैदावार होगी। तो वहां पे जाके उन्होंने कनेल कॉलोनियों, यानी जो कनेल बस्ती थी, उसको एक खुशहाल बस्ती में तब्दील किया था पंजाबियों ने, पश्चिम पंजाब जाकर। और अब अंग्रेजी उन्हें बोल रही थी कि भाई पश्चिम पंजाब अब छोड़ करके आप कहाँ आ जाइए, पूर्वी पंजाब आ जाइए, बिकॉज ऑफ पश्चिम पंजाब अब पाकिस्तान में चेंज हो जाएगा। और वो पूर्वी पंजाब फिर आ भी गए। और पूर्वी पंजाब और यहाँ पे लैंड का भी थोड़ा इश्यू चल रहा था अगर देखा जाए तो, क्योंकि पश्चिमी पंजाब में जो सिख और जो हिंदू लैंड छोड़कर आए थे और जो पूर्वी पंजाब में जो मुस्लिम जो लैंड छोड़े थे, उनमें बहुत ज्यादा अंतर था। यानी जो पश्चिमी पंजाब में जो सिख और हिंदू लैंड छोड़े थे वो ज्यादा थी एज कम्पेयर जो पूर्वी पंजाब में मुस्लिमों ने लैंड छोड़ी थी। तो यहाँ पर आकर के वो जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा मुश्किल था। हालांकि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हुआ। और उस टाइम पे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ फूड क्राइसिस भी चल रहे थे, लेकिन फूड क्राइसिस को भी निपटारा गया। फूड क्राइसिस को भी एक तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जैसे लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। और इंदिरा गांधी के कार्यकाल की अगर सबसे बड़ी जो उनकी एक अचीवमेंट है कि उन्होंने फूड क्राइसिस को निपटाया, यानी फूड क्राइसिस उनके टाइम पे नहीं था, बल्कि वो फूड सफिशिएंट कंट्री बन गया। यानी अब हम खाद्यान्न के ऊपर किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार का ये जो था, ये किसके कार्यकाल में आया था, ये आया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। तो ये सारी चीजें तो चल रही थी। और पंजाब जो था उस टाइम पे एक समृद्ध राज्य में से भी कहा जाने लग गया था, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, हरित क्रांति आ गई। तो उसके बाद जो पंजाब के खेत लहलहाने लग गए और यहाँ पूर्वी पंजाब की ओर आकर किसानों ने बहुत ज्यादा मेहनत की और यहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे। उसके बावजूद ये पंजाब जो था एक तरीके से बहुत ज्यादा डेवलप कर गया। तो 1970 के टाइम पे पंजाब की अच्छी खासा, यानी पूरे देश में पंजाब अच्छा खासा समृद्ध स्टेट था, अच्छा खासा अमीर राज्य था पूरे देश में। अगर देखा जाए तो अमीर राज्यों में से एक गिना जाता था। लेकिन उसके बावजूद क्या कारण था कि देश में, यानी पंजाब में जो वहां के यूथ थे, पंजाब के जो यूथ थे, पंजाब के जो युवा थे, उन्होंने बंदूक उठाई, पंजाब के यूथ ने वहां पर हथियार उठाए। तो क्या कारण था, पंजाब में किस प्रकार से वायलेंस की घटना हुई, पंजाब में किस प्रकार से आतंकवाद पनपा, पंजाब में क्यों खालिस्तान की मांग को उठाया गया, यानी अलग से देश की मांग क्यों उठाई गई। तो इसको लेकर के भी आखिरकार क्यों ये सब चीज हुआ, तो यहां पर भी ये देखने लायक है। और आखिरकार ये जितना भी वायलेंस हो रहा था, सवाल सबसे बड़ा उठता है कि ये जितना वायलेंस होता था, इससे इस वायलेंस को रोका जा सकता था कि नहीं रोका जा सकता था। और इससे भी बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये जो पंजाब में टेररिज्म की घटना है, क्या इसे सरकार ने खुद ही न्योता दिया था। हालांकि अगर हम देखें तो खालिस्तान की मांग कोई ऐसी मांग नहीं थी कि कोई पहली बार आई थी।
क्योंकि खालिस्तान की मांग शुरू से, जब देश आजाद नहीं होता तभी से खालिस्तान की मांग शुरू हो गई थी। एक्चुअली क्या था, देश का बंटवारा जब होने लग गया था, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होने लग गया था, तो जो सिख थे वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी जमीन और अपने खेत छोड़कर जाए। वो आखिरी समय तक यही कोशिश कर रहे थे कि बंटवारे को किसी भी तरह से टाला जा सके। जो पार्टीशन हो रहा है, जो देश को दो टुकड़े में बांटा जा रहा है, उसे किसी भी तरीके से रोका जा सके, ताकि उन्हें अपनी जमीन और अपने खेत ना छोड़कर जाना पड़े। जब उन्हें ये चीज पता चल गई कि अब बंटवारा नहीं रुक सकता, अब बंटवारा असंभावी, कि अब बंटवारा होकर ही रहेगा, तब उन्होंने खालिस्तान की मांग की। तब उन्होंने बोला कि भाई हिंदुओं के लिए अलग देश है, मुस्लिमों के लिए अलग देश, तो फिर पंजाबियों के लिए यानी सिखों के लिए भी अलग देश होना चाहिए। सिखों के लिए खालिस्तान एक अलग देश होना चाहिए जहां पे सारे सिख रह सके। लेकिन उनकी इस मांग को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, ना ही कांग्रेस ने सीरियसली लिया, इग्नोर किया, और मुस्लिम लीग तो इससे ध्यान देने वाली नहीं थी, और अंग्रेजों ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद, खालिस्तान की मांग करने के बावजूद, जब देश का टुकड़े हो गए, जब देश दो भागों में बंट गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो उसके बाद जो सिख आए थे पूर्वी पंजाब में आ गए, जो पश्चिमी पंजाब से पूर्वी पंजाब में आ गए, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मेहनत की, खुशहाल रहे, और फिर देखते देखते एक जो कन्याल बस्ती थी उन्हें खुशहाल बस्ती में तब्दील कर दिया। लेकिन एक ऐसा दौर आया, ये जो पंजाब का जो सबसे खराब दौर था, वो आया था 1977 में, 1977 में। 1977 में जो सबसे खराब दौर आया था, वो इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था। उस टाइम पे इंदिरा गांधी की हार हुई थी, यानी इंदिरा गांधी का अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी की हार हुई थी इलेक्शन में, क्योंकि इससे पहले इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, आपातकाल लगाया था, और आपातकाल के कारण जनता उनसे बहुत ज्यादा नाराज थी, और जनता ने अपना आक्रोश दिखाया इलेक्शन में इंदिरा गांधी को हरा के। और पंजाब विधानसभा में, पंजाब में एक अलग गवर्नमेंट बनी अकाली दल की। अकाली दल में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में वहां पर अकाली दल ने अपना सरकार बनाई, यानी जो प्रकाश सिंह बादल थे वहां पे सीएम बने। तो अब इसको लेकर के कांग्रेस ने एक ऐसे शख्स का सहारा लिया कि अकाली दल की जो प्रभावता है, जो अकाली दल का इंपैक्ट है, उसे कम किया जा सके। तो इसके लिए ऐसे शख्स का सहारा लिया जिसने 7 वर्ष के अंदर, यानी 7 साल के अंदर न केवल पंजाब में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, न केवल पंजाब में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उथल पुथल मचा दी। पूरे हिंदुस्तान में उसने इंसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी ले आई। और इस शख्स का नाम था जनरल सिंह भिंडरावाले। इस शख्स का नाम था जनरल सिंह भिंडरावाले। जनरल सिंह भिंडरावाले के बारे में अगर बात करें तो ये कम पढ़े लिखे थे, यानी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये दमदमी टकसाल के हेड थे, जो जनरल सिंह भिंडरावाले थे। जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में जो स्पेशली संजय गांधी का मानना था कि जो अकाली दल है वो एक कम्युनल पार्टी है। अकाली दल क्या है? एक सांप्रदायवादी पार्टी है, और अकाली दल के नेतृत्व में सारे सिख जो है, सिख गिरोह जुड़ते जा रहे हैं, एक ये सिख फौज बनती जा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अकाली दल की जो प्रभाविता है, जो इम्पैक्ट है, उनके प्रभाव को कम करना चाहिए, उन्हें डिफीट देना चाहिए, उन्हें हराना चाहिए। और इसके लिए जरूरी कि उनके बीच से कोई ऐसा शख्स आए जो उन्हें हराए। तो एक तरीके से देखा जाए तो जनरल सिंह भिंडरावाले के राजनीति में प्रवेश के लिए, कि राजनीति में उनका एंटर हो सके, उसके लिए 2 व्यक्ति जिम्मेदार थे। एक तो ज्ञानी जैल सिंह थे और दूसरे थे संजय गांधी। ज्ञानी जैल सिंह उस समय पंजाब के सबसे बड़े, यानी पंजाब के वरिष्ठ नेताओं में से गिने जाते थे। फिर बाद में होम मिनिस्टर भी बने और बाद में देश के प्रेसिडेंट भी बने थे ज्ञानी जैल सिंह। और संजय गांधी के बारे में पता ही कि इंदिरा गांधी के चहेते पुत्र थे, और ऐसा कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के बाद यही उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन एक दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हो गई और फिर राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन इंदिरा गांधी के सबसे ज्यादा करीबी थे, और इंदिरा गांधी जो थी बहुत ज्यादा इंसिक्योर थी, तो वो किसी और के ऊपर इतना भरोसा करते भी नहीं थी, क्योंकि पार्टी के अंदर उनका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। तो सिर्फ संजय गांधी थे जो उनके ऊपर वो ज्यादा भरोसा करते थे। तो एक तरीके से संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह ने ही जनरल सिंह भिंडरावाले का राजनीति में प्रवेश करवाया था। एक वरिष्ठ पत्रकार थे कुलदीप नैयर के मुताबिक, वरिष्ठ पत्रकार थे कुलदीप नैयर के मुताबिक जनरल सिंह भिंडरावाले का दिल्ली में स्पेशल उनका स्वागत किया गया और उनका इंटरव्यू लिया गया। जनरल सिंह भिंडरावाले शुरू से एक
बड़े क्रूर किस्म के इंसान थे। जब 13 अप्रैल 1978 13 अप्रैल 1978 में अमृतधारी सिखों यानी जो अमृतधारी सिख थे और जो निरंकारी सिख के बीच एक खूनी मुठभेड़ हुई, यानी दोनों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें क्या हुआ, जो अमृतधारी सिख थे 13 अमृतधारी सिखों की मृत्यु हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पूरी मुठभेड़ हुई थी इसमें जरनैल सिंह भिंडरावाले का हाथ था। अगर अब यहाँ पे हमें अमृतधारी सिख थे और निरंकारी सिखों के बीच भी डिफरेंस जान लेना चाहिए। गुरु परंपरा के अनुसार, जो गुरु परंपरा थी, गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी दूसरा जीवित गुरु नहीं रहेगा। क्या हुआ था कि मुगलों और पहाड़ी सरदारों के साथ युद्ध करते हुए, जो मुगलों और पहाड़ी सरदारों के साथ युद्ध करते हुए गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र मारे गए थे, अजीत सिंह, फतेह सिंह और जुझारू सिंह और जोरावर सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र थे, जो चारों पुत्र युद्ध में मारे गए थे। आनंदपुर का युद्ध जो हुआ था, आनंदपुर का प्रथम युद्ध और बाकी जो युद्ध हुए थे उसमें ये चारों पुत्र मारे गए थे, जिसके कारण गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि इसके बाद, गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई दूसरा जीवित गुरु नहीं रहेगा, बल्कि गुरुवाणी को ही गुरु के शब्द मान लिया जाएगा। यानी जो गुरुवाणी है, गुरुवाणी को ही गुरु के शब्द मान लिया जाएगा। और जहां भी गुरु को मानने वाले 5 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, यानी गुरु को मानने वाले 5 लोग, 5 अनुयायी इकट्ठे हो जाएंगे, वहीं गुरु उपस्थित हो जाएंगे, उनका ये कहना था। तो एक तरीके से ये कहा गया कि इसके बाद अब कोई दूसरे गुरु नहीं रहेंगे। यानी ये जो थे ये जीवित गुरु में विश्वास नहीं रखते थे अमृतधारी सिख। लेकिन वही निरंकारी सिख जो थे, निरंकारी सिख थे, वो जीवित गुरु में विश्वास रखते थे। बाबा गुरबचन सिंह जो थे वो निरंकारियों के गुरु थे 1978 में। अभी वैसाखी के दिन जो मुठभेड़ हुई थी, जो अमृतधारी सिख और निरंकारी सिख के बीच, उसके कुछ दिनों बाद ये जो गुरबचन सिंह थे इनकी हत्या कर दी गई, जो निरंकारियों के गुरु थे। और ऐसा कहा जाता है ये जो गुरबचन सिंह की हत्या हुई थी इसमें जरनैल सिंह भिंडरावाले का डायरेक्ट हाथ था। जो इस हत्या में षड्यंत्र में शामिल था उनका जरनैल सिंह भिंडरावाले के साथ कनेक्शन था। अब एक वरिष्ठ पत्रकार थे कुलदीप नैयर। अब कुलदीप नैयर जरनैल सिंह भिंडरावाले से मिलने गए उनके घर में। तो जब उनके घर में वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके आसपास काफी हथियारबंद गिरोह है, हथियारबंद लोग खड़े जो बंदूक लिए हुए। तो कुलदीप नैयर का कहना था कि भाई आखिरकार आपके लिए, यानी आपके आसपास इतने ज्यादा सिक्योरिटी वाले लोग क्यों हैं, इतनी बंदूकें लेकर लोग क्यों हैं, आखिरकार आप क्यों हथियारबंद लोगों को रखे हैं। तो उनका कहना था कि पुलिस के पास भी तो हथियार होते हैं, जरनैल सिंह भिंडरावाले का कहना था। तो कुलदीप नैयर ने कहा चूंकि पुलिस तो सरकार ने रखी है, ये सरकार के नुमाइंदे, ये वेलफेयर सुनिश्चित करते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं पुलिस, और ये सरकार के नुमाइंदे हैं, लेकिन आपने क्यों पुलिस रखी। तो उनका कहना था कि भाई एक बार टक्कर होने दो। जरनैल सिंह भिंडरावाले का कहना था अगर मेरी किसी के साथ टक्कर होगी तो उसमें मैं बता दूंगा कि सरकार किसकी है। सरकार क्या, पंजाब में गवर्नमेंट है उसकी सरकार है कि मेरी सरकार है, अगर एक बार भिड़ंत होती है तो इस प्रकार की चीजें हो रही थी। उसी समय कमरे पर स्वर्ण सिंह आ गए। स्वर्ण सिंह एक्चुअली पंजाब की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और स्वर्ण सिंह इससे पहले विदेश मंत्री भी रह चुके थे, यानी देश के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह रह चुके थे। अब स्वर्ण सिंह जब आए तो कुलदीप नैयर अपने को उठने लग गए कुर्सी से कि आप यहाँ पर बैठिए, लेकिन स्वर्ण सिंह का कहना था कि भाई वो संत के सामने किस प्रकार से बैठ सकते हैं। यानी संत कौन थे, संत थे जरनैल भिंडरावाले, जरनैल सिंह भिंडरावाले संत थे। तो एक तरीके से ये चीज देखकर कुलदीप नायर थोड़ा सा प्रभावित हुए कि जरनैल सिंह भिंडरावाले का कद इतना बड़ा हो गया कि जो पंजाब की इतनी बड़ी राजनीति के चेहरा और जो देश के विदेश मंत्री रह चुके थे वो जमीन पर बैठ रहे हैं और जरनैल सिंह भिंडरावाले कुर्सी पर बैठ रहे हैं। तो एक तरीके से उनका इतना ज्यादा प्रभाव बढ़ रहा था। फिर इसी बीच 1980 में इलेक्शन हुआ और 1980 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी की अच्छी खासी जीत हुई। इंदिरा गांधी जबरदस्त जीत हासिल करी और इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह को अपना होम मिनिस्टर बना दिया। बाद में फिर उन्होंने प्रेसिडेंट भी बनाया था ताकि सिख लोगों को खुश कर सके। ज्ञानी जैल सिंह को उन्होंने होम मिनिस्टर बना लिया और दरबारा सिंह के नेतृत्व में पंजाब में दरबारा सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। दरबारा सिंह जो ज्ञानी जैल सिंह के विरोधी थे। अब इसी बीच क्या हुआ, राजनीति में एक नया दौर शुरू हो गया था। यानी जो पंजाब की राजनीति थी, पंजाब की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो गया था। अब अकाली दल जो थी अब वो शासन में नहीं थी, यानी वो अब सरकार में नहीं थी अकाली दल।
तो अकाली दल अब अपने पुराने एजेंडे में चली गई। जो उसका पुराना एजेंडा था 1973 का, जो अनंतपुर रिजोल्यूशन था, उसमें जो जो बातें लिखी गई थी, यानी 1973 में अनंतपुर रिजोल्यूशन लिया गया था, उनमें बहुत सारी बातें लिखी गई थी। तो अनंतपुर रिजोल्यूशन में जो जो बातें कही गई थी, अब वो सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे, यानी अकाली दल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना रहे थे कि भाई जो अनंतपुर रिजोल्यूशन जो 1973 में आया है, आप उसे इंप्लीमेंट करिए, आप उसे लागू करिए। ये चीज का दबाव बना रही थी सरकार के ऊपर अकाली दल। अब ये 1973 का जो अनंतपुर रिजोल्यूशन था, अगर था क्या, तो इस रिजोल्यूशन में दिया गया था कि जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। जो कि क्या हुआ था 1966 में पंजाब का भाषा के आधार पर गठन हो गया था कि जो पंजाबी बोलने वाले उनके लिए पंजाब राज्य, और जो हिंदी बोलने वाले उनके लिए हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिए गए थे। लेकिन उसके बाद से ये विवाद था कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाए। तो 1973 के अनंतपुर रिजोल्यूशन में इस बात को रखा गया था कि चंडीगढ़ है पंजाब को दे दिया जाए। और दूसरा था कि जो नदियों का जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिवर का जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पंजाब और हरियाणा को मिलता है, उसका ज्यादा शेयर, उसका ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए? पंजाब को मिलना चाहिए। ये 1973 का अनंतपुर रिजोल्यूशन था। और इसी को सरकार के ऊपर दबाव बना रही थी अकाली दल कि भाई यही चीज इंप्लीमेंट हो जाए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ? इसी बीच सेंसस आ गए, इसी बीच जनगणना शुरू हो गई। और जनगणना में धर्म और जाति की राजनीति पंजाब में हावी हो गई। जो उस टाइम के केसरी के संपादक थे, केसरी के जो एडिटर थे, तो लाला जगत नारायण, उनका नाम था लाला जगत नारायण, केसरी के एडिटर थे। तो लाला जगत नारायण का ये कहना था, उन्होंने लिखा था अपने प्रेस में, वो एक्चुअली हिंदी को वो बिल्कुल एक मुरीद छेड़ दिए थे हिंदी के लिए। उन्होंने लिखा कि जनगणना में क्या हो रहा है, जनगणना में लोगों से पूछा जा रहा है उनकी मातृभाषा। जनगणना में जो सेंसस हो रहा है उसमें लोगों से उनकी मदर टंग पूछी जा रही है कि भाई आपकी मदर टंग क्या है, आपकी मातृभाषा क्या है। तो उसमें जो हिंदू हैं वो पंजाबी अपनी मदर टंग ना बताएं, बल्कि हिंदी मदर टंग बताएं। तो इसको लेकर जो कट्टर सिख थे वो नाराज हो गए। और जो जनरल भिंडरा वाले थे वो भी कट्टर सिख थे। जो केसरी के संपादक थे, केसरी के जो एडिटर थे लाला जगत नारायण, वो लगातार सरकार की आलोचना कर रहे थे, लगातार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से जो कट्टर सिख हैं उनके सामने झुकी हुई है, उनके वो खिलाफ नहीं खड़ी हो रही, उनका वो सपोर्ट कर रही है, उनका वो समर्थन कर रही है। और लाला जगत नारायण जो थे वो जनरल सिंह भिंडरा वाले की भी आलोचना कर रहे थे। लेकिन एक तरीके से जो माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ था, 9 सितंबर 1981 को एक घटना घटी जिसमें लाला जगत नारायण जो थे, जो केसरी के एडिटर थे, उनकी हत्या कर दी गई। यानी जो कार से जा रहे थे तो गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा कहा जाता है कि इस हत्या का आरोपी जनरल सिंह भिंडरा वाले को बनाया गया कि भाई हत्या के आरोपी जनरल सिंह भिंडरा वाले थे। हत्या के 4 दिन बाद सरकार ने आदेश दिया कि जनरल सिंह भिंडरा वाले को गिरफ्तार कर लिया जाए। और उस टाइम पे जनरल सिंह भिंडरा वाले हरियाणा में थे। लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि पुलिस जीप में बिठा करके उन्हें निकाल दिया। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के कहने पर जनरल सिंह भिंडरा वाले को छोड़ा गया था। और ज्ञानी जैल सिंह ने संसद में ये अनाउंस किया, पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि ज्ञानी जैल सिंह के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी केस नहीं आता। यानी ज्ञानी जैल सिंह जो है लाला जगत नारायण के जो केस है, जो लाला जगत नारायण की जो हत्या हुई है उसमें वो विक्टिम है। यानी उन्होंने ये खून नहीं किया है, कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं मिलते। तो एक तरीके से उनको छोड़ दिया गया था। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट जो थी वो एक इमेज क्रिएट कर रही थी जनरल सिंह भिंडरा वाले की।
गवर्नमेंट जनरल सिंह भिंडरावाले की इमेज इस प्रकार से क्रिएट कर रही थी कि जनरल सिंह भिंडरावाले कितना ज्यादा पावरफुल एक व्यक्ति है, पावरफुल इमेज है। और इसी बीच खालिस्तान की मांग को लेकर के भी जोर पकड़ने लगे कि अलग देश होना चाहिए खालिस्तान, उसको लेकर के मांग जोर पकड़ने लगे। अब पार्लियामेंट में, जो संसद में जो विपक्षी दल के नेता थे हरकिशन सिंह ने इस मुद्दे को उठाया कि जनरल सिंह भिंडरावाले इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कांग्रेस भी दे रही है और अकाली दल भी दे रही है। आखिरकार जनरल सिंह भिंडरावाले ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 10 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर हथियारबंद साथियों के साथ घूमते रहे और उन्हें कोई रोके ही ना। आखिरकार उनके कार्यक्रम को किसने तय किया? जनरल सिंह भिंडरावाले के कार्यक्रम को। अब जनरल सिंह भिंडरावाले जो थे, अब वो क्या करने लग गए थे, वो भी एक अलग देश के लिए खालिस्तान की मांग वो भी शुरू कर दिए थे। तो ये जो हमारा था, हमने ये ऑपरेशन ब्लू स्टार से रिलेटेड पहला जो पार्ट था वो डिस्कस कर लिया। इसके बाद दूसरा पार्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।